तो नमस्कार सभी को, मेकर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे जो कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स आप जान ही रहे होंगे कि ये जो ब्रिक्स है ये टोटल 5 कंट्रीज़ को मिला के बनी गई है। टोटल 5 कंट्रीज़ से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है, ये बी फॉर ब्राज़ील हो गई, आर फॉर रशिया हो गई, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका हो गई। ठीक है, तो इन पांचों कंट्री के कॉम्बिनेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है। बट अभी से अगर 15 से 17 साल पहले देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका उस टाइम इंक्लूडेड नहीं थी। टोटल 4, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों कंट्रीज़ को मिला के ही इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसके बारे हम थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये टोटल 4 कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन था, तब इस ऑर्गेनाइजेशन की मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंट्रीज़ थे स्टार्टिंग में, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो भी थे, तो इन चारों की जो मीटिंग थी, वो सबसे पहली बार संत पीटर्सबर्ग, रशिया में हुई थी, जो कि जुलाई 2006 में हुई थी। ठीक है, तो अभी से देखा जाए 15-17 साल पहले ये इनकी मीटिंग हुई थी, जुलाई 2006 में। फिर इसी साल को सितंबर 2006 को इस ग्रुप को, ये 4 कंट्री के ग्रुप को फॉर्मलाइज़ कर दिया गया, एक फॉर्मल ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप का नाम पड़ा ब्रिक। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एज़ अ ब्रिक नाम से रिप्रेज़ेंट किया गया, इसको फॉर्मलाइज़ किया गया। फिर बताया जा रहा है कि 16 जून 2009 को क्या हुआ, ब्रिक की जो पहली समिट होती है, वो पहली समिट हुई, वो कि रशिया में हुई और रशिया के येकेटेरिनबर्ग में हुई, येकेटेरिनबर्ग नाम के प्लेस में रशिया में हुई। ठीक है, तो ये 16 जून 2009 को फर्स्ट ब्रिक समिट हुई। और ये आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट ब्रिक समिट जो है, ये किस कंट्री ने होस्ट करवाया था, तो ये रशिया ने करवाया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग रशिया से स्टार्ट हुई थी इस कंट्री की, इस ऑर्गेनाइजेशन की होस्टिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के समिट की होस्टिंग हुई थी। ठीक है, फिर 2009 के बाद यहाँ पे 2010 में एक चेंजेस आई। और वो क्या चेंज थी, तो 2010 के दौरान जितने भी ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनकी मीटिंग हुई। ठीक है, और उनकी मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में जितने भी चारों आपके ब्रिक के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में साउथ अफ्रीका के मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को एज़ अ फुल मेंबर बनाया गया ब्रिक का। और उस टाइम से ब्रिक को सितंबर 2010 के टाइम से ब्रिक को रीनेम करके ब्रिक्स बना दिया गया, जो कि ब्रिक तो पहले से ही थी, लास्ट में एस जोड़ दिया गया, तो इसको एस रिप्रेजेंट करता है साउथ अफ्रीका को। तो ये चीज़ें हुई थी 2010 के सितंबर के टाइम। फिर है साउथ अफ्रीका, जब 2010 में इसकी मेंबर बन चुकी थी, तो पहली बार जब ये समिट में शामिल हुई थी, तो ये आप याद रखोगे, पहली बार ये थर्ड ब्रिक समिट में शामिल हुई थी। ठीक है, जो कि थर्ड ब्रिक समिट हुआ था चाइना में, और वो 14 अप्रैल 2011 को हुआ था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी समिट्स हुए अभी तक में, टोटल 15 समिट्स हुए ब्रिक के। ठीक है, और ये 2009 से स्टार्ट है, और अभी तक 2009 से लेके 2023 तक जितने भी समिट्स हुए हैं, और कौन-कौन सी कंट्री होस्ट की है इन सभी समिट्स को, उन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो सीरियल नंबर वाइज़, ईयर वाइज़ और होस्ट कंट्री वाइज़ इन सभी चीज़ों को यहाँ मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट में बात हो रही है कौन सी कंट्री की, रशिया की। और रशिया ने 2009 में, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, येकेटेरिनबर्ग में, रशिया में ये 2009 में पहला ब्रिक समिट करवाया गया था। और फिर सेकंड ब्रिक समिट की बात की जाए तो ये ब्राज़ील में हुई थी, जो कि 2010 के दौरान। फिर नेक्स्ट ईयर 2011 में चाइना में थर्ड ब्रिक समिट, 2012 में इंडिया में फोर्थ ब्रिक समिट हुई थी। फिर ये जो चारों कंट्रीज जो स्टार्टिंग में जब ये लोग थे, उसके बाद 2013 के दौरान फिफ्थ ब्रिक समिट हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको ये पता रहना चाहिए कि जो चाइना में जब हुई थी 2011 में, तो उस टाइम साउथ अफ्रीका इस ब्रिक समिट का पार्ट बने थे। ठीक है, वो एज अ मेंबर उस ब्रिक समिट का पार्ट बने थे। और 2013 के टाइम साउथ अफ्रीका ने इस ब्रिक समिट को, मतलब कि पांचवा ब्रिक समिट को, अपनी कंट्री में होस्ट करवाया था। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर ये जितने भी ब्रिक्स समिट हुए फिफ्थ तक, इसके बाद आप, जैसे आप ब्रिक्स को देखते हो, ब्रिक्स के नेम को देखते हो, BRICS, तो वैसे ही सीरियल वाइज हमारी ये जो ब्रिक्स की जो समिट्स है, उसी टाइप से हुई है। तो
बी फॉर ब्राज़ील जो कि 2014 में 6th हुई, फिर आर फॉर रशिया जो कि 2015 में 7th ब्रिक्स समिट, फिर आई फॉर इंडिया जो कि 2016 में 8th ब्रिक्स समिट, फिर वैसे ही सी फॉर चाइना 17 में 9th ब्रिक्स समिट और एस फॉर साउथ अफ्रीका 2018 में 10th ब्रिक्स समिट। और 10th ब्रिक्स समिट के बाद इसके बाद भी आप यही सीरियल वाइज इन सभी ऑर्डर में देखोगे, फिर से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील 2019 में 11th, रशिया का 2020 में 12th, इंडिया का 2021 में 13th ब्रिक्स समिट एंड चाइना का 2022 में 14th ब्रिक्स समिट और साउथ अफ्रीका का इस बार जो हेल्ड हुआ है 2023 में, ये 15th ब्रिक्स समिट के बारे आपको यहाँ पे न्यूज़ में सुनने को भी अभी मिल रहा होगा रिसेंट में। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में इस चीज़ को हेल्ड करवाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है कि जब ब्रिक का जब फॉर्मेशन हुआ था, जब ये 4 कंट्रीज जब थे, तब इनकी क्या आइडिया थी कि 2050 होने तक ये जो चाइना और इंडिया है, वो वर्ल्ड के सबसे डोमिनेंट सप्लायर बन जाए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो सबसे डोमिनेंट सप्लायर कौन सा कंट्री बनना चाहिए, तो इंडिया और चाइना बनना चाहिए 2050 आते आते। और रशिया और ब्राज़ील को यहाँ पे बोला गया था, मतलब इनका आइडिया था उस टाइम कि रशिया और ब्राज़ील को एज अ रॉ मटेरियल का डोमिनेंट सप्लायर बनना चाहिए और वो 2050 होते होते रशिया और ब्राज़ील रॉ मटेरियल्स के बन जाए और चाइना और इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बन जाए। ठीक है, तो ये इनका मेन एम था। फिर जब साउथ अफ्रीका का इसमें इंक्लूजन हुआ, साउथ अफ्रीका को जब इंक्लूड किया गया, तो ब्रिक को तो ब्रिक्स बना दिया गया। ठीक है, अब उसका जो ओरिजिनल एम है वो क्या हो गया, तो उसमें इक्विटेबल, डेमोक्रेटिक एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बातें होने लगी। ठीक है, तो इन तीनों एम को वहाँ पे रखा गया। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर को हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। एक हो जाता है आपका यूनिपोलर, फिर सेकंड हो जाता है बाइपोलर एंड थर्ड वन हो जाता है आपका मल्टीपोलर। ठीक है, तो यूनिपोलर मतलब हो गया कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सिंगल नेशन पावरफुल है। फिर बाइपोलर में पूरे वर्ल्ड में कोई 2 नेशन पावरफुल है, तो उस कैटेगरी में इस वर्ल्ड ऑर्डर को हम बाइपोलर कैटेगरी बोलेंगे। और मल्टीपोलर मतलब हो गया कि 2 से ज़्यादा नेशन अगर पावरफुल है, ठीक है, तो उन नेशंस को या उस कैटेगरी को हम बोल देंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो इस जब साउथ अफ्रीका का जब इंक्लूजन हुआ इस ब्रिक्स में, तो इस एम को इस्टेब्लिश किया गया, इक्विटेबल, डेमोक्रेटिक एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो इट्स वर्किंग मैकेनिज्म एम्स टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। तो ये सब चीज़ किस तरीके से होने वाला था, तो इन्होंने एक बैंक भी फॉर्म किया था, तो उस बैंक को हम आगे अभी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी पॉइंट्स दिखेगी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के बारे। तो पॉपुलेशन वाइज़ अगर इन पाँचों कंट्रीज़ की देखी जाए, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जितना है, उसमें से 41% जो पॉपुलेशन है, वो ब्रिक मेंबर कंट्रीज़ की है। या अगर नंबर वाइज़ देखा जाए तो 3.24 बिलियन की पॉपुलेशन है। फिर सेकंड है जीडीपी। तो पूरे टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी है, उसमें से 24% कंट्रीब्यूशन हमारे ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ का है। और अगर जी7 कंट्रीज़ की बात की जाए, तो जी7 कंट्रीज़ आप जान रहे होंगे कौन-कौन सी है। तो कनाडा हो गई, फिर आपका फ्रांस हो गया, फिर आपका इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, ठीक है? यूएसए हो गया, जर्मनी हो गई। इन सभी जो ये जो सातों कंट्रीज़ हैं, इनको जी7 कंट्री से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो जी7 कंट्री से अगर देखा जाए, तो 60% ऑफ जी7 कंट्रीज़ की जितनी आपकी जीडीपी है, वो कंट्रीब्यूशन हमारे ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं उतनी जीडीपी को। या अगर नंबर वाइज़ देखा जाए तो 26 ट्रिलियन जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ब्रिक्स मेंबर। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फिर एरिया वाइज़ क्या कंट्रीब्यूशन है, तो पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है, उसमें से 29.3% ऑफ द लैंड एरिया ये हमारे ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ का है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बताया जा रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड जितनी भी है उसमें से 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू होती है। तो ये सभी आपको मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ, तो ब्रिक्स के फॉर्मेशन के बाद क्या-क्या सी अचीवमेंट्स इन्होंने प्राप्त की, क्या-क्या से अचीवमेंट्स इन्होंने लिए। तो पहला है, दे एस्टैब्लिश न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने एक बैंक फॉर्म किया जिसका मैं बात कर रहा था, एनडीबी। तो इस बैंक को फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे 2015 में फॉर्म किया गया विद अ टोटल कैपिटल ऑफ $100 बिलियन एंड पेड अप कैपिटल ऑफ $50 बिलियन, इक्वली सब्सक्राइब बाय 5 मेंबर। ठीक है, तो
तो इस बैंक को टोटल 100 बिलियन के कैपिटल से फॉर्म किया गया था और जितने भी 5 मेंबर कंट्रीज हैं उनसे इक्वली सब्सक्राइब किया गया था $50 बिलियन का। ठीक है, तो ये इस चीज़ के द्वारा इस बैंक को फॉर्म किया गया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इस बैंक की रोल क्या है। तो इस बैंक की रोल ये है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सभी मेंबर कंट्रीज में या इन सभी कंट्रीज के अंदर कोई भी टाइप की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है या किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रही है, उन सभी चीज़ों में ये बैंक इन सभी कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। तो सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही ये फंडिंग प्रोवाइड करेगी। और क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है, मतलब किस-किस प्रोजेक्ट में इस बैंक ने फंडिंग प्रोवाइड की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडिया की बात हो रही है, तो मुंबई मेट्रो रेल है, तो मुंबई मेट्रो रेल को भी एनडीबी के द्वारा फंडिंग किया करके बनवाया गया। फिर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, ये भी इसी बैंक के द्वारा फंडिंग किया गया है। और जितने भी कंट्रीज़ में जो भी टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों में भी इसी बैंक के द्वारा फंडिंग की जाती है। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें थी इस ब्रिक्स के बारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिक्स के बारे और भी डिटेल में समझेंगे, जो रिसेंट में आप न्यूज़ सुन रहे होंगे 15 ब्रिक्स समिट के बारे। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ब्रिक्स की एक्सपेंशन होने वाली है, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज जो है उनकी एक्सपेंशन होने वाली है, उनको मेंबर कंट्रीज और भी ऐड होने वाले हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज ऐड हो रहे हैं और ये एक्सपेंशन की क्या नीड है, क्या ज़रूरत पड़ेगी कि एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन होगी तो इससे ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। और क्या क्या ऐसी ऐसी बेनिफिट्स मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, इंडिया को इस एक्सपेंशन के द्वारा क्या क्या ऐसे ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे, क्या क्या ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, इन सभी पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहे और टिल देन कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।